हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेशनल इनकम को निकालने का थर्ड तरीका, जो थर्ड मेथड है जिसे वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। फर्स्ट दो मेथड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये नंबर वाइज सीरीज चल रही है, आप इसको नंबर वाइज ही देखना। बुक में उल्टा पुल्टा करके दिया होता है, इसलिए 99% बच्चों को समझ ही नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। Under this method, national income is measured in terms of value addition by each producing enterprise in the economy during 1 year. सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि मान लो आपके पास कनक के दाने हैं, आप फार्मर हो, कनक के दाने हैं, वीट है, ठीक है। ये जो वीट है, इसको जब आटा में कन्वर्ट करते हैं, आटा बनाते हैं इसका, तो वो कौन बनाती है? कोई चक्की बनाती है या कोई फर्म बनाएगी, वीट खरीद के उसको पीस के उसका आटा बनाएगी। तो अगर वीट है 10 रुपीज़ पर केजी, 10 kg नहीं लिखता यहाँ, लिखता हूँ लेट, जो वीट ग्रेन्स हैं वो 10 रुपए के हैं, 10 रुपीज़ के हैं, और आटा 25 रुपए का है। तो इसमें वैल्यू एडेड कितनी हुई? 15 रुपीज़। तो वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी, तो उस वैल्यू ऐड को ऐड करते रहेंगे तो भी नेशनल इनकम मिल जाती है। अब ये जो आटा है, आटे वाली कंपनी से बिस्किट्स वाली कंपनी ने सामान खरीदा और 1 किलो बिस्किट वो दे रहे हैं 150 रुपीज़ का, तो इसमें वैल्यू ऐड कितनी होगी? 125, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल 25 का और आउटपुट बनाई 150 की। तो कहने की बात यह है कि हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस कोई ना कोई रॉ मटेरियल लेके फिनिश गुड बनाता है, तो उसमें वैल्यू ऐड करता है। तो जो भी वैल्यू ऐड होती है एट वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस, अगर हम उन सब वैल्यू एडेड को टोटल कर लें तो भी हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। इस मेथड के दूसरे नाम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी हैं, और इसको नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, और इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें क्या सपना आ रहा है कितनी वैल्यू एडिड हुई, इसके प्रॉपर फार्मूला है। तो सबसे पहले वैल्यू एडिड का फार्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो माल बना के बेचा, और वैल्यू ऑफ इनपुट। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फार्मूला है? जो भी कंपनी ने माल बनाया, हमें क्या पता वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल कितनी है? सेल्स। भाई जो सेल कर दी वो भी तो बनाया ही था ना, हवा में थोड़ी ना सेल हो जाएगी, जब माल बनाएंगे तभी सेल होगी। तो जो सेल्स कर चुके हैं उसका डाटा कंपनी के पास होगा, प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में ऐड भी तो हुआ होगा ना कुछ, वो भी तो आपने बनाया ही है। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आपको पिछले मेथड अगर आपने किया है पता ही होगा, इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो जो भी आपने सेल की या स्टॉक में ऐड ऑन हुआ या स्टॉक से माइनस हुआ, वो भी तो आपकी एक टाइप का माल ही तो बना हुआ था ना, तो वो भी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ इनपुट्स में क्या आ जाता है? वैल्यू ऑफ इनपुट्स में वो सारे परचेजेस जो कंपनी करती है, कंपनी ने जो भी खरीदा वो उसके लिए भाई इनपुट्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक नई टर्म आ जाती है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इट इंक्लूड्स ऑल द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, मतलब इसमें नॉन फैक्टर इनपुट्स आते हैं। फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और नॉन फैक्टर इनपुट्स को क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को छोड़ के और चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, बेसिकली रॉ मटेरियल। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसकी पूरी डिटेल करते हैं। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स विच इंक्लूड्स ऑल फैक्टर इनपुट्स अदर देन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को छोड़ के, एंटरप्रेन्योरशिप को छोड़ के बाकी जो भी फैक्टर्स आ जाते हैं वो इसमें लाई करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। अब मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है उसने वैल्यू एडेड 1 की, दूसरी फैक्ट्री है उसने वैल्यू एडेड 2 की, तीसरी फैक्ट्री है उसने वैल्यू एडेड 3 की, प्लस डॉट 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 जितनी भी फैक्ट्री हैं, प्लस वैल्यू एडेड n भी लिख लेता हूँ, प्लस रब करके इसको, प्लस वैल्यू एडेड बाय nth फैक्ट्री, इट इज इक्वल्स टू, सबकी वैल्यू एडेड ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड बन जाएगा। और ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ग्रॉस तो वर्ड है ही है तो इसे कहते हैं ग्रॉस, ठीक है। इन सारी वैल्यू एडेड में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या NFYA या IA तो ऐड नहीं किया ना, तो आंसर हमेशा आएगा डोमेस्टिक में। प्रोडक्ट तो हर एक के साथ लिखते ही हैं। तो जो भी मार्केट वैल्यू में हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जैसे बताया था कि 10 रुपये का जो है वीट है और वो 10 रुपये से 25 रुपये का आटा हो गया, तो 15 रुपये वैल्यू ऐड हुई। तो ये हमने कैसे निकाला? मार्केट प्राइस पे निकाला। तो हमेशा ये हमें GDP एट MP देता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हमारे पास GDP एट MP है, GDP एट MP, इसको पेज को ज़्यादा जूम नहीं करते, GDP एट MP, GDP एट MP, मगर जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो तो होती है NNP एट FC। अब GDP एट MP से NNP एट FC पे कैसे जाएंगे? सबसे पहला वर्ड क्या है? नेट, यहाँ है ग्रॉस, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम एरो लगाते हैं, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे आगे क्या आ जाएगा? NDP
एट MP। अब नेट तो आ गया, दूसरा वर्ड क्या है, नेशनल। नेशनल है और यहाँ क्या है, डोमेस्टिक, तो इसमें प्लस करेंगे NFYA, कुछ लोग इसको NFIA भी कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले पीछे जाइए, वीडियोस देखिए, नंबर वाइज वीडियोस देखेंगे तभी समझ आएगा। इससे पहले कि आप मुझे गालियाँ निकालनी शुरू करें कि भाई आता नहीं पढ़ाना, ये है जी, वो है जी, पता नहीं कहाँ से फॉर्मूले लिखी जा रहे हैं, तो भाइयों और बहनों और स्टूडेंट्स, मैंने सारे फार्मूले पिछली वीडियोस में बताए हैं। अगर आप वो फार्मूले अच्छे से करेंगे और अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर मुझे जितनी मर्जी गालियाँ निकालना, मगर प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस देख लेना, ठीक है। तो NDP एट MP में अगर ये ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमने नेशनल में कन्वर्ट कर लिया। अब भाई फैक्टर कॉस्ट चाहिए। फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस में से माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला मैं पहले भी कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो ये आ जाएगा NNP एट FC। तो इसकी जर्नी आपको पता लग गई भाई, GDP एट MP से कैसे कैसे NNP एट FC तक लेके गए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है। अब प्रिकॉशंस क्या हैं, जब भी हम नेशनल इनकम के तकरीबन तीनों मेथड के ना सेम से प्रिकॉशन है, फिर भी मैंने लिखे हैं, दोबारा 3 बार लिखने पड़े मुझे, सेम मेथड्स थे कि वैल्यू एडेड के वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि जब वो पहली बार खरीदी गई थी तब उसमें जो वैल्यू एडेड लगा था तब वो चीज़ नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है। बट जो कमीशंस हैं, जो सेकंड हैंड कार डीलर होते हैं जो आपको गलत मलत कारें डबल रेट पे बेच देते हैं और बाद में आप उनको गालियाँ निकालते हैं, वो जो कमीशन कमाते हैं, ठीक है, ₹1,00,000 की कार लेके आपको 2 लाख की बेच देते हैं, जो वो ₹1,00,000 कमाते हैं उनकी जो कमीशन है वो तो फैक्टर इनकम ही हुई ना उनकी एक टाइप की। तो बेसिकली जो सेकंड हैंड गुड्स की सेल एंड परचेज में कमीशन एजेंट की तनख्वाह है उसको हम अकाउंट में लेते हैं, मतलब उसको कंसिडर करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स, क्या लिखा है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट। मतलब जो भी आपने खुद के लिए गुड्स प्रोड्यूस करे वो भी आप नेशनल इनकम में डालोगे, सर्विसेज नहीं डालोगे, ठीक है, गुड्स डालोगे। तो यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। हाँ जी, वो तो माइनस होते हैं, प्लस थोड़ी ना होंगे, तो वो तो उसमें से एक्सक्लूड होंगे। तो ये फिर से वही कॉमन पॉइंट है तीनों मेथड्स का कि इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्युपाइड हाउसेज इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इम्प्यूटेड रेंट को भी हम लेते हैं। उसके बाद सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को नहीं लेते, अपने लिए जो भी आप सर्विस कर रहे हो उसको नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। नहीं तो कल को आप कहोगे ले मैं अपने आप को खाना खिला रही हूँ या खिला रहा हूँ, तो अगर मेरे को कोई और खाना खिलाने के लिए रखा होता मैंने तो उसको 5,000 देने पड़ते। मैं अपने घर में खुद ही सफाई कर रही हूँ, अगर किसी और को रखा होता तो उतने पैसे देने पड़ते, नो डाउट देने पड़ते। मगर फिर एक और बहस शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में पोछा झाड़ू मारता हूँ और आप भी मारते हो, आप कहोगे जी मैं तो बहुत अच्छा मारता हूँ, मेरी 10,000 वाली सर्विस है और आपकी 15,000 वाली नहीं है, आपकी तो 2,000 वाली सर्विस है। तो ऐसे बहसम बसाई शुरू हो जाएगी। तो फिर इससे अच्छा सर्विसेज को जो हम अपने लिए करते हैं, पता नहीं दिन में कितनी सर्विसेज करते हैं, उसको एक्सक्लूड ही कर लें। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो वैल्यू एडेड जो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है उतनी गवर्नमेंट तनख्वाहें दे देती है, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बन जाता है एक टाइप का। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं, मज़ा आ जाएगा देख के। तो सबसे पहले हमें निकालना है वैल्यू एडेड बाय फर्म A एंड B, फिर निकालना है GDP एट FC। तो सबसे पहले आपको ये डाटा गिवन है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और टाइम टू टाइम आपको दिखाता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बना लिया वैल्यू एडेड बाय फर्म A। अब ध्यान से देखना वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो मैंने साफ सुथरा पहले लिख लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, बुक की तरह खचड़ मचड़ नहीं करना, ठीक है। तो अब सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला था, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आप लिख लो कि भाई सेल्स, मैंने यहाँ लिख लिया है जो सेल्स बाय फर्म A ये था, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखते हैं पीछे चल के, क्लोजिंग स्टॉक भी A का दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो इन दोनों को माइनस करके मैंने यहाँ पे लिख लिया, माइनस कर दिया, और ये मेरे आगे आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 95। फिर आ जाता है वैल्यू ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स में मतलब जो भी खरीदारी की है, तो इसने परचेज फ्रॉम फर्म B बाय फर्म A, ये वाला पॉइंट आ गया ना कि A ने B से इतना खरीदा, भाई 40 का सामान, 40 लाख करोड़ जो भी होगा यूनिट, 40 का सामान खरीदा, तो ये इसकी परचेजेस होगी। तो अब देखो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ A फर्म जो कि 95 थी माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ A फर्म 40 है, तो आपकी वैल्यू एडेड आ गई। तो बुक में क्या लिखा होता है, एक ही साथ सारा कुछ मिक्स करके दिया होता है, बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते कभी।
नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं इसकी सेल्स कितनी है। तो सेल्स बाय फर्म ए 200, ठीक है जी। और इसका क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ये, तो इसका क्लोजिंग एंड ओपनिंग में से हम चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की वैल्यू डाल ली, और सेल्स तो आपको मैंने बता दी कितनी है, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे वैल्यू ऑफ इनपुट। अब वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए जो भी इसने खरीदारी की है, तो देखते हैं पीछे जाके इसने क्या क्या खरीदारी की है। तो यहाँ जाते हैं तो ये लिखा है ना, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, 60 की खरीदारी की है। तो जो भी खरीदारी की है वो इसमें में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम इस पेज पे चलते हैं और ये देख लेते हैं कि जो भी इसके परचेजेस थे, वैल्यू ऑफ इनपुट्स ऑफ बी वो 60 था, वो माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 130। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि भाई फर्म ए और फर्म बी की वैल्यू एडेड निकालो, वो तो हमने निकाल ली है। नेक्स्ट हमें पूछा गया था कि भाई ये निकालो जीडीपी एट एफसी। अब जीडीपी एट एफसी निकालेंगे, अगर मैं वैल्यू एडेड बाय ए और वैल्यू एडेड बाय बी करूंगा, दोनों की वैल्यू ऐड करूंगा, तो उसे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, और ग्रॉस वैल्यू एडेड को जीडीपी एट एमपी कहते हैं। तो इन दोनों को टोटल करके तो जीडीपी एट एमपी निकलेगा, मगर हमें कहा हुआ है कि भाई तुमने जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए मुझे माइनस करने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे क्वेश्चन में देखते हैं जाके दिए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल दिए हुए हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स ये दी हुई हैं। यहाँ मैं लिखना भूल गया यार, स्पीड में कभी कभी हो जाता है, तो मैं लिखना भूल गया, यहाँ 30 आना था, तो चलो लिख लेता हूँ 30। तो मैंने वहाँ तो लिख लिया होगा स्पीड में मगर कभी कभी हो जाता है। तो मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर लिए, और जो भी मेरे पास आया सॉरी, वो जीडीपी एट एफसी है। और ये जो जीडीपी एट एफसी निकल गया एक बार, और अगर मेरे पास दूसरे कंपोनेंट भी होंगे तो मैं एनएनपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम तक जा सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे पास डेप्रिसिएशन भी हो, मेरे पास एनएफवाईए भी हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर मेरे पास होंगी तो मैं नेशनल इनकम तक मैं जा सकता हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, और अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।